आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। देखो, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज को समझने के से पहले ना हम लोगों को पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। पिछले वाले क्लास में हमारा टॉपिक था बेसिकली इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि चुनाव के पर्पज़ के लिए, यानी कि इलेक्शन के पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने कंट्री को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं ताकि जो हमारा इलेक्शन है वो सही तरीके से हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात किया था कि जब हमारे कंट्री में लोकसभा का चुनाव होता है तो उस समय पे हम लोग अपने इंडिया को कितने हिस्सों में बांटते हैं? 543 अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। और वही अलग अलग हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाता है, या फिर आप उसको सीट्स भी कह सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग बात किए थे। सेम चीज़ वही है लोकसभा के साथ भी। और स्टेट असेंबली का भी यदि चुनाव होगा, यानी कि विधानसभा का भी यदि चुनाव होगा, तो उसके पर्पज़ के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने स्टेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, जहाँ से हमारा एक एमएलए जीतता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से फिर आपका लोकल गवर्नमेंट में भी था। जैसे गांव में पंचायत और शहर में म्युनिसिपल। तो लोकल गवर्नमेंट का चुनाव हो, स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, इलेक्शन हो, उसके लिए हम लोग अपने कंट्री को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाता है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? सीट्स कहते हैं, है ना। चलिए, इसके बारे में हमने आपको बताया भी था लास्ट वाले टॉपिक में कि जैसे सपोज कीजिए यदि कोई कहे कि फलाने पार्टी ने 60 सीट्स को जीता है, मतलब कि कोई एक पार्टी है जिन्होंने 60 सीट्स को जीत लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टी के 60 अलग अलग एमएलए ने अलग अलग जगहों को क्या कर लिया है? जीत लिया है। अलग अलग सीट्स का जीतने का मतलब है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसके एमएलए ने चुनाव को जीत लिया। तो यदि आपके सामने सीट्स वर्ड इस्तेमाल हो या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी इस्तेमाल हो, घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है ना, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझने से पहले आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब समझ में आ गया क्या होता है ना। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है ये आपको समझ में आएगा। अब जैसे लिखा हुआ है आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेयर वरीड दैट वीकर सेक्शंस may not stand a good chance to get elected to the लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन। देखिए, जब हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो जिस लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, यानी कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उनको ये बात उस समय से चिंता में लग रहा था कि आने वाले समय में हमारे कंट्री के जो वीकर सेक्शंस वाले लोग हैं, यानी कि जिनके पास ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको कभी भी मौका जो है ना लोकसभा में और विधानसभा में नहीं मिल पाएगा। उनको ये डर सता रहा था। सुनिए का ध्यान से, यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, भारत का संविधान जब बन रहा था, तो जो बनाने वाले लोग थे ना, उनको ये डर सता रहा था बार बार कि आने वाले समय में, यानी कि आज के दौर में, जो हमारे इंडियन सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लोग हैं, मतलब कि जो कमज़ोर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास धन संपत्ति उतना नहीं है, प्रॉपर्टी पैसा कौड़ी उतना नहीं है, उनको लोकसभा और विधानसभा में मौका नहीं मिल पाएगा। मतलब कि वो जो है ना तो एमएलए बन पाएंगे ना ही एमपी बन पाएंगे। ये उनको डर सता रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स को। तो इस डर से निपटारा पाने के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया किस चीज़ का? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अभी भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी हम लोग बात करेंगे अभी और इसके बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो आपने जान लिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स को, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, उनको ये डर सता रहा था कि आने वाले समय में पता नहीं वीकर सेक्शंस के लोगों को विधानसभा और लोकसभा में पोजीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये डर उनको बार बार सता रहा था। इसके बाद क्या हुआ? दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट्स टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर्स। तो हो सकता है उनको ये भी डर सता रहा था कि हो सकता है कि जो हमारे कमज़ोर लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं, उनके पास अच्छी तरीके से रिसोर्स ना हो। रिसोर्स ना होने का मतलब क्या है? कि उनके पास पैसा ना हो इलेक्शन लड़ने का, या फिर उनके पास प्रॉपर एजुकेशन ना हो, या फिर उनका जो है उतना अच्छा खासा संबंध लोगों के बीच में ना हो। तो हो सकता है कि इस वजह से उनको जो है लोकसभा और विधानसभा में जगह नहीं मिल पाए। यानी कि या तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ना ही वो एमएलए बन पाएंगे, ना ही वो
MP बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि देखो भाई, वो कमज़ोर लोग हैं, उनके पास ना ही पैसा है, ना ही एजुकेशन है, ना ही उनका सोशल बॉन्डिंग है लोगों के साथ, ना ही उनका जान पहचान है। तो कैसे हमारे समाज के छोटे छोटे लोगों को बढ़ावा मिलेगा? तो ये डर उनको जो है बार बार सता रहा था। बस समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप बेसिकली कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने पूरी तरीके से हमारे इंडियन सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन के लोग थे उनको भी ध्यान में उन्होंने रखा था, है ना। अब उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या क्या बात किया, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। इसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो एक नतीजे पे पहुँचे जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा जाएगा कि जो हमारे इंडिया के वीकर सेक्शंस ऑफ लोग हैं, मतलब कि जो कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए क्या कर दो, जगह को रिजर्व कर दो। रिजर्व करने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप टिकट कटाते हैं ट्रेन में तो आपका क्या होता है, रिजर्वेशन होता है। क्या आपके जगह पे कोई और बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या कर दो, रिजर्व कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव होना है, तो लोकसभा के चुनाव के लिए हम लोग इंडिया को कितने अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे? 543 अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। तो 543 में क्या कर दो, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर 43 सीट्स जो है ना, यानी कि 43 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, 43 छोटे छोटे हिस्से जो हैं भारत के, उसको रिजर्व कर दो। किसके लिए रिजर्व कर दो? छोटे छोटे लोगों के लिए भी रिजर्व कर दो। जैसे हमारे SC होते हैं, ST होते हैं, ये सारे हमारे क्या है, छोटे छोटे लोग हैं, है ना, जिनको कि उतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, तो उनके लिए क्या कर दो, कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर दो। रिजर्व करने का मतलब ये होता है कि जब इलेक्शन होगा ना, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वही लोग खड़े होंगे जो SC हैं या फिर ST हैं। इससे होता है क्या, कोई बता सकता है? इससे ये होता है कि हमारे भारत के छोटे छोटे लोगों को भी बढ़ावा मिलता है ना। तो यदि अब आपसे कोई पूछे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, तो आप बताइएगा कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स को ये बार बार डर सता रहा था कि पता नहीं आने वाले समय में हमारे भारत के छोटे छोटे लोगों को मौका मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, विधानसभा में और लोकसभा में मौका मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो इस चैलेंज से बचने के लिए, इस डर से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट ला दिया और ये तय कर दिया कि यदि ये एरिया है तो इस एरिया से कोई एक ऐसा ही कैंडिडेट खड़ा होगा चुनाव में जो या तो SC है या तो ST है। तो जो मिडिल कास्ट के लोग, हाँ, जो लोअर कास्ट के लोग हैं ना, उनको मौका दिया जाए। बात समझ रहे हो? नहीं, लोअर में आते हैं वो लोग। बात समझ रहे हो? कोई डाउट इसमें? तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने प्रावधान लाया किस चीज़ का, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का। उसको रिजर्व कर दिया गया भाई कि यहाँ से ना आप ही चुनाव लड़िएगा, आपके अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो क्या यहाँ पे किसी खास इंसान को बोला क्या कि तुम चुनाव लड़ोगे? नहीं, उन्होंने एक कास्ट को बोल दिया। SC ST ये सब हमारे क्या है, कास्ट है। उनको बोल दिया कि यहाँ से SC ही लड़ेंगे, शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ पे लड़ेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, या तो SC या तो ST। बात समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू दी शेड्यूल कास्ट यानी कि SC एंड शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि STs। कोई डाउट इसमें? तो वही बात यहाँ पे है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है रिजर्व कर दिया जाता है SC और ST के लिए, ताकि यहाँ से हमारे छोटे छोटे लोग भी क्या कर सके, चुनाव को लड़ सके, जीत सके और जाके पार्लियामेंट में या फिर हमारे विधानसभा में बैठ सके और हम आप अपने ही लोगों के लिए नियम कानून बना सके, चुनाव उसके लिए अच्छे से डिसीजन ले सके, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं फिर। इन SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू दिस शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। जैसे मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है, जहाँ पे कि ऐसा कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो एरिया है ना वो रिजर्व है, किसके लिए? SC के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए। तो बताओ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन लोग खड़े होंगे चुनाव के लिए? SC ही खड़ा होगा क्योंकि उसी के लिए रिजर्व किया गया है ना। और सिमिलरली उसी प्रकार से इन ST रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली सम हु बिलोंग टू दिस शेड्यूल ट्राइब्स कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। उसी प्रकार से यदि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई एरिया है जो कि ST के लिए रिजर्व है, तो वहाँ से केवल ST वाले लोग ही चुनाव लड़ेंगे। बस समझ में आ रही है? तो ऐसा बेसिकली इसलिए किया जाता है ना, इसलिए किया जाता है ताकि हमारे SC ST यानी कि छोटे छोटे लोगों को भी मौका मिल सके,
है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना, कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। करंटली, अभी फिलहाल के तौर पे आज के यदि मुद्दे पे देखा जाए, करंटली इन दी लोकसभा 79 सीट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपके सामने सीट्स बोले या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी बोले मतलब सेम है। 79 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड 41 फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब समझिए ध्यान से इस बात को। हमारे लोकसभा चुनाव के लिए टोटल भारत को कितने हिस्सों में बांटा जाएगा बताइए। 543 हिस्सों में, है ना। तो 543 हिस्सों में से 79 हिस्सा जो है वह किसके लिए रिजर्व कर दिया गया है, शेड्यूल कास्ट के लिए। तुम्हारे में 84 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरा चूंकि बुक थोड़ा सा पुराना है ना, तो मेरे अलग अलग बुक में ना अलग अलग डाटा हो सकता है। आपके पास जो बुक है आप कितना बोल रहे हैं, 84, ठीक है। तो आपका करंट वाला है अभी फिलहाल, है ना। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी ये चीज़ देख लीजिएगा कि आपके पास कौन सा बुक है, ठीक है। यदि आपके पास 79 है तो थोड़ा सा आपका पुराना वर्जन है जो कि मेरा है। हाँ बता दे रहे हैं, 84 और एसटी का है 47, बता दे रहे हैं वो भी, ठीक है। तो जिसके पास पुराना बुक है उसमें 79 होगा, तो आप उसको अभी करंट के तौर पे, यानी कि ताज़ा जो है वो कितना 84 आपने बोला ना। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 84 है अभी फ़िलहाल के तौर पे, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितना बोला, 47 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मेरे में ये थोड़ा सा बुक मेरा पुराना है इसलिए मेरा डाटा भी पुराना है। तो एनसीईआरटी बार बार क्या होता रहता है, समय समय पे रिवाइज करता रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन आप करंट वाला ही लिखिएगा जो आपके पास है मौजूदा अभी। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47, ठीक है। तो 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 84 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दिया गया है, और 47 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो एसटी के लिए रिजर्व कर दिया गया है, ताकि वहाँ के लोग, केवल वही लोग चुनाव लड़ेंगे जो कि या तो एससी हैं या तो एसटी हैं। कोई समस्या, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपने यहाँ पे बोल दिया 79 के जगह पर 84 और 41 के जगह पर 47, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। तो ये तो हमने बात कहाँ का किया, लोकसभा का किया ना। लोकसभा मतलब क्या, नेशनल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, है कि नहीं। लेकिन यही चीज़ हमारा सेम जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया गया है और लोकल लेवल पे भी किया गया है। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब ये हो गया कि जब आपके स्टेट में स्टेट असेंबली का चुनाव होगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विधानसभा का चुनाव कहते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि हमारे जब सपोज मान लीजिए कि हमारा बिहार है, बिहार में चुनाव होना है, तो बिहार को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटेंगे ना। तो बिहार में भी सीट को रिजर्व किया गया है, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीट्स हैं। बात समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हो सकता है कि बिहार में एससी के लिए 40 सीट्स रिजर्व कर दिया गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में एससी के लिए 120 सीट्स रिजर्व कर दिया गया हो। इस प्रकार से हो सकता है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टेट ये वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है, चाहे लोकल लेवल का गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट का चुनाव हो, स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव हो, या फिर सेंट्रल लेवल का चुनाव हो, हर एक जगह पर हम लोग क्या करते हैं, सीट्स को रिजर्व कर देते हैं, ताकि हमारे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को भी मौका मिल सके, ताकि वो लोग पार्लियामेंट में बैठ सके, विधानसभा में बैठ सके और अपने लोगों के लिए बात आगे बढ़ा सके। है कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इन मैनी स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन रूरल यानी कि पंचायत एंड अर्बन यानी कि म्यूनिसिपैलिटी एरियाज और नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी। हमारे इंडिया में यदि देखा जाए तो आपका लोकल गवर्नमेंट ले लो, स्टेट गवर्नमेंट ले लो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो, तीनों जगह पर एससी और एसटी के लिए सीट को रिजर्व कर दिया गया है। बात समझ रहे हो, कोई डाउट इसमें। चलिए एससी और एसटी के लिए रिजर्व तो किया ही गया है तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, लेकिन लोकल गवर्नमेंट में जो है ना ओबीसी के लिए भी कहीं कहीं पर रिजर्व कर दिया गया है। बात समझिएगा इस चीज़ को। एससी और एसटी का ना तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में रिजर्वेशन है, तीनों लेवल में, लेकिन खास करके हमारे बहुत सारे स्टेट्स में ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिला है। कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। वही बात है जो हमने आपको कहा कि अकॉर्डिंग टू स्टेट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे हमें तुरंत हमने आपको एग्जांपल दिया था, सपोज कि बिहार में जो है एससी के लिए 40 सीट रिजर्व कर दिया गया हो,
लेकिन वही उत्तर प्रदेश में 120 कर दिया गया हो, वही महाराष्ट्र में 140 कर दिया गया हो। तो अकॉर्डिंग टू स्टेट, जब स्टेट असेंबली का चुनाव होता है यानी कि विधानसभा का जब चुनाव होता है, तो उस सेंस में हमारा जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी वेरी कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 1/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो यदि हम लोग बात करें अपने लोकल गवर्नमेंट का, यदि हम लोग बात करें अपने लोकल गवर्नमेंट का, तो लोकल गवर्नमेंट में आप ये देखेंगे कि 1/3 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया कि 3 कोना में से 1 कोना जो है वो किसके लिए रिजर्व कर दिया गया है? वुमेन के लिए। इसको और अच्छी तरीके से ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए किसी स्टेट्स में लोकल लेवल का चुनाव होना है, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का चुनाव होने वाला है, और टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने हैं? 75 में से 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे होंगे जो कि वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया होगा। किसके लिए? वुमेन के लिए। वहाँ से केवल और केवल औरतें ही चुनाव लड़ सकती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कौन सा औरत, SC का, ST का, OBC का, कौन सा औरत? कोई भी हो सकता है यहाँ पे। बात समझ रहे हो? कोई समस्या यहाँ तक समझने में? चलिए, तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है समझ में आ गया ना। तो चाहे आपके कंट्री में लोकल गवर्नमेंट का चुनाव हो, स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव हो, हर एक प्रकार के चुनाव के लिए हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर दिया जाता है, ताकि हमारे छोटे मोटे लोगों को भी मौका मिल सके, वो भी अपने आवाज़ों को उठा सके। कोई समस्या इसमें? चलिए, तो अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है वोटर लिस्ट। अच्छा, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मालूम है आपको? ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत में इलेक्शन का क्या सिस्टम है कि नहीं। याद कीजिए, आपका मेन हेडिंग क्या है? मेन हेडिंग पे आप एक बार ध्यान दीजिए, क्या है मेन हेडिंग आपका? क्या है? व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, है कि नहीं। यानी कि हमारे भारत का इलेक्शन करने का सिस्टम क्या है। तो पहले वाले क्लास में आपने पढ़ा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, फिर उसके बाद आपने पढ़ा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, और अगले वाले क्लास में आप पढ़ने वाले हैं वोटर लिस्ट के बारे में। ठीक है, नाम आपने सुना होगा वोटर लिस्ट का, लेकिन ये वोटर लिस्ट करता क्या है इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।